हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर का एक पार्ट होता है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप कोई भी जेई, एई, गेट, ईएसई, कोई भी एग्जाम दीजिए, स्टेट का जेई दीजिए, सेंट्रल का जेई दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, है ना, आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और कभी कभी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन भी बनते हैं जहां पे लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। और कभी कभी लोगों के पास पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती है इस टॉपिक के बारे में, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं और पूरा अंदर का जो इन्फॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो मिस कर जाते हैं और एग्जाम में अपने नंबर कम हो पाते हैं उनके, है ना। तो हम लोग इस टॉपिक में, जो हमारा ये 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन है, उसका एक टॉपिक है जहां पे मैं इस टॉपिक को अबाउट 30 मिनट्स में पूरा ऐसा कराने वाला हूं कि आप कोई भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखिए, इस टॉपिक से वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए, ज्यादा सेशन को डिले किए बिना हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे जो 400 टॉपिक्स हैं उनमें से हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आप हमारे रिवीजन बूस्टर का जो कोर्स है, जो कि 99 रुपीज पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक नंबर 12 है जहां पे हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ये आपके सामने ट्रांसफॉर्मर आपको दिख रहा है ना। हम प्रॉपर बात करें कि ये, इसको हम क्या बोलते हैं, ये कौन सा पार्ट होता है, ये हमारे पास इंसुलेटर क्यों लगी हुई है, ये कौन सा टैंक है, ये कौन सा टैंक है, ये कौन सी चीजें हैं, है ना, ये किस लिए लगाया गया है, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मर के कंस्ट्रक्शन को, हम टोटल दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला बोलता हूं मैं एक्टिव पार्ट और दूसरा बोलता हूं इनएक्टिव पार्ट। एक्टिव पार्ट वो पार्ट होते हैं जो कि ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग से डायरेक्टली रिलेटेड है। जैसे कि ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग में कोर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो कि फ्लक्स को फ्लो कराएगा। और दूसरा जो हमको रिक्वायरमेंट है वो है हमारे पास वाइंडिंग की। तो हमारे पास एक्टिव पार्ट में दो चीजें आती हैं, कोर एंड वाइंडिंग। इनएक्टिव पार्ट में क्या होती है कि ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग को सेटिस्फैक्टरी तरीके से ऑपरेट कराने के लिए, सेफ ऑपरेट कराने के लिए कुछ अदर हमको पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम बोलते हैं आपका इनएक्टिव पार्ट। जैसे कि अगर आप ये डायग्राम भी देखो ना, तो ये हमारा मेन टैंक है, मेन टैंक के अंदर हमारा ट्रांसफॉर्मर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो उसके अंदर हमारा कोर है और वाइंडिंग है, उसके ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए बाकी चीजें हमने ये लगा के रखी है, ठीक है ना। जो बाकी चीजें हैं ये हमने लगा के रखा है, तो इसको हम बोलेंगे इनएक्टिव पार्ट्स। ठीक है, तो चलिए, हमारे पास एक्टिव पार्ट्स में कौन कौन से होते हैं, ट्रांसफॉर्मर कोर एंड ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग। ट्रांसफॉर्मर कोर का काम क्या है, फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड करना। मैग्नेटिक फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड कौन करता है, आपका कोर करता है, ठीक है ना। इट प्रोवाइड पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, द बेस्ट सुटेबल मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। देखिए, हमारे ट्रांसफॉर्मर में एक कोर है, दो वाइंडिंग है। तो हमारे एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग तक हमको फ्लक्स को पहुंचाना है, तो उसके लिए हमको जो बेस्ट मटेरियल हमको चाहिए कोर के लिए, वो था हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्यों सेलेक्ट करें, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा परमिबिलिटी होती है, हाई परमिबिलिटी होती है। परमिबिलिटी मतलब फ्लक्स के फ्लो को अलाउ करने की परमिट करता है ना, परमिबिलिटी होती है। तो अगर हमारे पास परमिबिलिटी ज्यादा है, म्यू ज्यादा है, तो हमारे पास रिलक्टेंस कम होगा। और रिलक्टेंस कम, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो फ्लक्स के लिए जो अपोजिशन होगा कोर में, वो बहुत मिनिमम होगा। ठीक है ना। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा चीज क्या है कि अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की लिस्ट देखें, तो हमको जो बेस्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल देखने को मिलता है वो है स्टील। तो हम यहाँ पे स्टील का यूज कर सकते हैं फॉर कोर कंस्ट्रक्शन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि स्टील की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, हमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं चाहिए। तो कंडक्टिविटी को कम करने के लिए हम लोग जो स्टील है उसमें सिलिकॉन ऐड कर देते हैं, जिससे उसकी कंडक्टिविटी थोड़ा सा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो उससे हमारी एडी करंट लॉस भी यहाँ पे हो जाएगी कम। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने कोर की कंडक्टिव, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कम करने के लिए हम लोग सिलिकॉन का एडिशन करते हैं अबाउट 3 to 5%। ज्यादा ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ज्यादा ऐड कर देंगे ना, तो वो पूरा जम नहीं पाएगा, वो प्रॉपर से क्या बोलेंगे उसको, कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगा, है ना। मतलब एक तरह से ब्रिटल कोर बन जाएगा। अगर आप वहां पे 5% से ज्यादा अगर सिलिकॉन ऐड कर दोगे, तो कोर पूरा जम नहीं पाएगा, वो प्रॉपर ब्रिटल हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा।
ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। वी कैन नॉट एड मोर सिलिकॉन कंटेंट बिकॉज इट मेक्स कोर ब्रिटल। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमको और भी ज्यादा कंडक्टिविटी को कम करना है, क्योंकि हमने सिलिकॉन ऐड करके कुछ कंडक्टिविटी को कम कर लिया, हमको और भी कंडक्टिविटी को कम करना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोर का लेमिनेशन करते हैं। लेमिनेशन का मतलब क्या होता है कि कोर लेंगे और बीच से कट कट करके हम उनको आपस में स्टैगर कर देंगे, ठीक है ना, और बीच में हम लोग इंसुलेशन फिट कर देंगे। तो जो हमारा कोर है, एक बात समझिएगा, वो हमारा कौन सा हम लोग यूज कर रहे हैं, सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील का हम लोग स्ट्रक्चर देखें, अगर हम आप लोगों ने पढ़ा होगा कौन सा, मटेरियल सब्जेक्ट है ना, इंजीनियरिंग मटेरियल जो हमारे पास होता है, तो वहां पर बात करते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो सिलिकॉन स्टील का जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। तो अगर मैं यहाँ पे कोर के ग्रेन्स के बारे में बात करूँ, बहुत सारी ग्रेन्स है ना, तो अगर मैं देखूँ इसकी परमेबिलिटी ऐसी है, इसमें डायरेक्शन ऐसी, इसमें डायरेक्शन ऐसी, मतलब एक तरह से रैंडम डायरेक्शन को देखने को मिल रही है ना, एक डायरेक्शन पूरी प्रॉपर नहीं है। तो इससे मुझे जो रिजल्टेंट परमेबिलिटी मिलेगी ना, वो थोड़ा सा लेस मिलेगी। तो अगर मैं चाहूं तो इसकी परमेबिलिटी को मैं और इंप्रूव कर सकता हूं, कैसे, इनकी डायरेक्शन को प्रॉपर एक तरह से मैं अरेंज कर दूं। तो अगर मैं इस डायरेक्शन को जो है मेरे पास कोर के जो ग्रेन्स है, मैं अगर इसको ऐसा कर दूं, तो इससे मेरी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसको ऐसे में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होता है, जो सिलिकॉन स्टील है उसको एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से गुजारना होगा। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से क्या होगा, जितने हमारे ग्रेन्स हैं वो पूरा एक ही लाइन में अलाइन हो जाएंगे, जिससे हमको रिजल्टेंट परमेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। तो अब हम लोग क्या करें कि हमारा जो कोर हम लोग यूज कर रहे हैं ना, वो सिलिकॉन स्टील बस नहीं है, सिलिकॉन स्टील में हमने एक प्रोसेस भी लगाई, कौन सा, कोल्ड रोल्ड। तो हमारा जो मटेरियल बन गया वो हमारा क्या हो जाएगा, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, सीआरजी स्टील, है ना। तो हम लोग यहाँ पे जो मटेरियल यूज करते हैं फॉर कोर कंस्ट्रक्शन, दैट इज सीआरजी स्टील। अगर परमेबिलिटी हाई है, इसका मतलब क्या हो कि रिलक्टेंस कम है, सॉरी रिलक्टेंस ज्यादा है फॉर आपके पास किसके लिए, हमारे फ्लक्स के फ्लो के लिए हमारा रिलक्टेंस वहां पे क्या होगा, कम होगा, अगर हमारी परमेबिलिटी ज्यादा है तो अगर बात करो कि परमेबिलिटी ज्यादा है, तो हमको फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए करंट की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर हमारे कोर की परमेबिलिटी ज्यादा है, इसका ये मतलब हुआ कि हमको फ्लक्स क्रिएट करना है, फ्लक्स को क्रिएट करने के लिए हमको करंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो करंट की जो वैल्यू होगी हमको कम लगेगी, करंट की जो रिक्वायरमेंट होगी हमको कम लगेगी, अगर हमारे पास यहाँ पे परमेबिलिटी ज्यादा है। तो वही चीज मैंने मेंशन किया है, करंट रिक्वायर्ड फॉर क्रिएशन ऑफ फ्लक्स विल बी लेस। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर सीआरजी स्टील है तो कम करंट में काम हो जा रहा है, सिलिकॉन स्टील में थोड़ा ज्यादा करंट लगेगा, माइल्ड स्टील में और, कास्ट आयरन में और कास्ट स्टील में और। तो आपके पास यहाँ पे फ्लक्स विल धीरे धीरे कम भी होती जा रही है ना। तो ये कर भी आप लोग सीक्वेंस याद रखिएगा ना, ये सीक्वेंस याद रखिएगा। सबसे अच्छा कोर कौन सा है, आप लोग देख लो, सीआरजी स्टील। सीआरजी को हम लोग इलेक्ट्रिकल स्टील भी बोलते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी इलेक्ट्रिकल मशीन के कंस्ट्रक्शन में इसका यूज होता है, ठीक है ना। तो हम लोग सीआरजी स्टील को एक नया नाम दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल स्टील। दूसरा आपका है सिलिकॉन स्टील, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील। तो ये सीक्वेंस याद में रखना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीआरजी स्टील हम लोग यूज कर रहे हैं, परमेबिलिटी हमको हाई मिल गई, परमेबिलिटी हाई मिलने से मुझे जो करंट की रिक्वायरमेंट है वो हमको कम लग रही है फॉर क्रिएशन ऑफ फ्लक्स, ठीक है। अगर मैं आज से बात करूं कि मेरा एरिया, अब प्रॉपर समझिए कि अगर मान लीजिए मेरे पास हाई परमेबिलिटी मिल गई, हाई परमेबिलिटी मिल गई मतलब मेरे पास हाई वैल्यू ऑफ बी मिल गया, यस और नो, मतलब मेरे पास यहाँ पे हाई वैल्यू ऑफ बी मिल गई। तो अगर हाई वैल्यू ऑफ बी है, अगर बी को मुझे हाई करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ए को कम कर सकता हूँ, है ना। तो अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दूंगा, मतलब इसका कहने मतलब है कि अगर मैं सीआरजी स्टील का यूज करता हूँ ना, तो ट्रांसफॉर्मर का एरिया मैं कम कर सकता हूँ। एरिया कम करने से ट्रांसफॉर्मर छोटा पड़ेगा, जो कि मेरे बहुत एडवांटेज की चीज है ना। मैं अपने इलेक्ट्रिकल डिवाइस का जो मशीन है उसका मैं साइज, वेट, कॉस्ट, ये सभी चीजें रिड्यूस कर सकता हूं बाय यूजिंग द सीआरजी स्टील। जैसा मैंने आपको लेमिनेशन के बारे में बताया था कि ये प्रॉपर एक कोर था, इसको बीच में मैं कट कर दूंगा छोटे छोटे पीसेस में, और यहाँ पे बीच में फिल कर दूंगा मैं इंसुलेशन, जिससे आपस में इनमें शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है। दिस इज लेमिनेशन। लेमिनेशन में क्यों करता हूं, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। जो हमारा एडी करंट लॉस हो रहा है ना, ड्यू टू कंडक्टिविटी ऑफ द कोर, जो हमारा कोर है वो कंडक्टिव कोर है, तो उसकी वजह से ये लॉस हो रहा है। तो उस लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेमिनेशन लगा रहे हैं,
और बीच में जो इंसुलेशन हमने फिल किया कौन कौन से हैं, या तो ऑक्साइड पेंट फिल कर सकते हो, इनऑर्गेनिक पेंट यूज कर सकते हो, या जो थिन इम्प्रेग्नेटेड पेपर आता है आप उसका भी यूज कर सकते हो। अब हमने क्या किया, सभी लेमिनेशन को स्टैगर करके ये हमने ऐसा बोर्ड से कस दिया। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर हमने इसमें लेमिनेशन नहीं लगाया तो ये मेरी विड्थ है, ये मेरी लेंथ है, तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया था मेरे पास वो कितना था AN। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इनको लेमिनेशन लगा तो बीच में मुझे इंसुलेशन भी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं इतना तो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जो लेंथ होगी मेरी बढ़ जाएगी। पहले अगर लेंथ L थी, अब लेंथ यहाँ पे डेल L हो जाएगी, डेल ज्यादा हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि इससे जो मुझे एरिया मिलेगा वो AG मिलेगा। अब इतना हम लोग कंपेरिजन खुद से बता सकते हैं कि इसका एरिया यहाँ पे ज्यादा होगा, AG हमारे पास यहाँ पे ज्यादा होगा। AG को हम बोलते हैं ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कोर, और दूसरा होता है पास यहाँ पे नेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कोर। तो हमको हमेशा कैलकुलेशन में कौन सा लेना होता है, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर आपको बात करें ग्रॉस और नेट क्रॉस सेक्शन एरिया में एक रिलेशन होता है, क्या होता है, AN अपॉन AG। AN अपॉन AG इसको बोलता हूँ स्टैकिंग फैक्टर, मतलब नेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर अपॉन ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर। ऑब्वियसली KS की वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 के बीच में होगी, क्योंकि AN तो कम ही रहेगा हमेशा, AG ज्यादा रहेगा, तो AN अपॉन AG की वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगी, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो हमारे अगर कोई अच्छा कोर है उसके लिए कि हमारी जो स्टैकिंग फैक्टर की वैल्यू है, KS की वैल्यू 0.95 से 0.98 के बीच में होनी चाहिए। मतलब ज्यादा थिक इंसुलेशन आपको वहां पे पुट नहीं करना है, थिन इंसुलेशन पुट करना है, जिससे आपका स्टैकिंग फैक्टर भी अच्छा है। फिर मैंने क्या किया, बहुत सारे एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पे रख लिया, है ना, उनके बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल भी फिल कर लिया। अब मुझे कहना उसको बंच करना है, और बंच करने की जो प्रोसेस मतलब उनको कसना है, और कसने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलता हूं मैं स्टैगरिंग, कोर स्टैगरिंग, है ना। हमने सभी को लेके ऐसा कसा हुआ है, आपको डायग्राम में दिख जाएगा यहाँ पे, ये मैंने कसा हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं कोर स्टैगरिंग। द प्रोसेस ऑफ बंचिंग ऑफ ऑल लेमिनेशन इज कॉल्ड कोर स्टैगरिंग। अब जो कोर स्टैगरिंग कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में उतने अच्छे से कस नहीं पाते, तो आपका ढीला रहेगा, उससे एक प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपने वो नहीं किया प्रॉपर तो आपका KS का वैल्यू डाउन हो जाएगा, बीच में एयर आ जाएगी कहीं ना कहीं, उससे आपका क्या हो जाएगा, ग्रॉस सेक्शन एरिया वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आपका नेट क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा, मतलब आपका KS की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दूसरी चीज जो आपको समझनी है ना, कि अगर आप बीच में एयर आ गया है ना, बिकॉज ऑफ थिन एयर गैप बिटवीन लेमिनेशन, रिलेक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ इज गोइंग टू बी इंक्रीज। जो आपका रिलेक्टेंस है वो बढ़ जाएगा। आपने अच्छा कोर लिया था, क्यों लिया था, जिससे रिलेक्टेंस मिनिमम मिले, ठीक है ना। लेकिन हो क्या गया, आपके प्रॉपर कोर स्टैगरिंग ना करने की वजह से बीच में एयर आ गया और एयर ने उसका रिलेक्टेंस बढ़ा दिया, तो आप जो इतना अच्छा आपने CRGO स्टील यूज किया था उसका कोई मतलब रह नहीं जाएगा। तो ये एक दूसरा डिसएडवांटेज मिलेगा कि अगर आपने प्रॉपर स्टैगरिंग नहीं करी। तीसरी चीज क्या होती है कि हमारे मैग्नेटिक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब हमारे पास वहां पे कोर मैग्नेटाइज होगा तो कोर की एक थोड़ी सी लेंथ बढ़ती है, और जब डीमैग्नेटाइज होगा तो लेंथ थोड़ी सी कम होती है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटोस्टिक्शन। जैसा हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है, जब उसमें फ्लक्स मैग्नेटाइज होगा मतलब कोर मैग्नेटाइज होगा, उसकी लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाएगी, है ना। बहुत मतलब हमको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, बहुत ही माइनर चेंज होगा लेकिन चेंज हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और जब डीमैग्नेटाइज होगा तो उसका जो क्रॉस एरिया कम हो जाएगा, मतलब डायमेंशन चेंज होंगे। जब डायमेंशन चेंज होंगे और अगर आपके प्रॉपर स्टैगरिंग नहीं, प्रॉपर कसा हुआ नहीं है, तो सभी अगर चेंज होंगे तो आपस में टकराएंगे, और टकराने की वजह से एक नॉइज क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं एक हमिंग नॉइज। तो आपको अगर आपने कोर को प्रॉपर स्टैगरिंग नहीं करी तो ट्रांसफॉर्मर से आपको एक हमिंग नॉइज देखने को मिलती है, और वो जो हमिंग नॉइज है उसके पीछे का जो रीजन है वो कौन सा है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन फिनोमिना। तो रखना, ट्रांसफॉर्मर मेक्स मोर नॉइज इफ कोर इज नॉट प्रॉपर्ली स्टैगर्ड, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिए। तो जो रीजन है नॉइज के पीछे वो क्या, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन फिनोमिना। और ये फिनोमिना क्या बोलता है, डायमेंशन ऑफ कोर चेंजेस व्हेन सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक, व्हेन कोर इज सब्जेक्टेड टू मैग्नेटाइजेशन एंड डिमैग्नेटाइजेशन। और जो हमारा नॉइज होगा वो हमेशा डबल होता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी का, जो कि एक ऑडिबल रेंज में आ जाएगा, जिस वजह से हमको नॉइज सुनाई देती है, हमिंग नॉइज हमको सिखाई देती है। अगर हम लोग बात करें कि हमारा जो कोर है अगर मैं उसको लेमिनेशन यूज ना करूं तो क्या वहां पे नॉइज क्रिएट होगी, नहीं होगी। तो ये एक भी क्वेश्चन बनता है जो कि आपको ध्यान में रखना है। जो हमने कोर देखा है ना, तो एक्चुअली वो आपने जो देखा वो क्या था, स्क्वायर कोर, इस टाइप का कोर। तो अगर हम इसमें वाइंडिंग लगाएंगे तो बहुत लंबी
हमको वाइंडिंग लगानी पड़ेगी, क्योंकि देखो ना बहुत ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया फालतू में। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये वाइंडिंग थी, आप इसके ऊपर लगाया हमने, तो हमको ज्यादा वाइंडिंग लग रही, लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इसको बीच से कट कर दूं इस प्रकार से, यहाँ से मैं धीरे धीरे कट कर दूं, इस प्रकार से मैं कट कर दूं, तो अगर इस प्रकार का मैं कट कर देता हूँ तो इसमें जो वाइंडिंग लगाऊंगा ना ऊपर में, तो वाइंडिंग की जो लेंथ होगी वो कम लगेगी। तो इस प्रकार के कोर को बोलता हूं मैं स्टेप्ड कोर या फिर क्रूसीफॉर्म कोर। तो हम लोग आज की डेट में ये कोर यूज नहीं करते, हम लोग ये वाला कोर यूज करते हैं, जिससे हमको कॉपर की रिक्वायरमेंट, जो वाइंडिंग की रिक्वायरमेंट वो हमको कम लगेगी। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, बाय यूजिंग स्टेप्ड कोर लेंथ पर टन ऑफ कॉपर वाइंडिंग विल बी लेस कोर मटेरियल, लेस वेट, लेस साइज, लेस कॉस्ट। जैसे आपने अगर यहाँ पे कटिंग कर दी है तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी वेट तो कम हो ही गया ना। जब कोर कम हो गया तो कॉस्ट भी कम हो गया, साइज भी कम हो गया, वेट भी कम हो गया, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। तो ये एक एडवांटेज हमको देखने को मिलता है, और साथ में कॉपर की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। यूटिलाइजेशन फैक्टर इंप्रूव, पहले आप प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाए थे, प्रॉपर यूटिलाइज कर पाए तो यूटिलाइजेशन फैक्टर भी आपका यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगा। जस्ट बाय स्टेप्ड कोर वी कैन रिड्यूस इंसुलेशन रिक्वायरमेंट बिटवीन वाइंडिंग। जैसे आपके पास ये वाइंडिंग थी, आगे हम डिस्कस करेंगे कि आपके एक कोर में एक वाइंडिंग बस नहीं होती, दो वाइंडिंग होती है, प्रॉपर डिस्कस करके बताऊंगा मैं। जैसे मान लो एक कोई मेरे पास लो वोल्टेज वाइंडिंग है, इसके ऊपर लगानी हाई वोल्टेज वाइंडिंग, उसके लगाने के लिए मुझे बीच में इंसुलेशन लगाना पड़ेगा। तो आप खुद सोचो ना कि अगर इसकी लेंथ कम है तो यहाँ पे मुझे जो इंसुलेशन लगाना वो भी कम लगाना होगा, लेकिन यहाँ पे इंसुलेशन ज्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या कि अगर मैं स्टेप्ड कोर का यूज कर रहा हूं ना, तो अल्टीमेटली मैं कॉपर की रिक्वायरमेंट को तो कम कर पा रहा हूं, लेकिन साथ में इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट भी मेरे पास यहाँ पे कम हो जा रही है। तो ये चीज आपको ध्यान में यहाँ पे समझना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको ध्यान में होना चाहिए। अब थोड़ा सा बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर कोर। हमारे पास कितने प्रकार के कोर होते हैं ये भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। दो प्रकार के कोर होंगे, कोर टाइप कोर और सेल टाइप कोर। इसमें हमारे पास ये हमारे पास लिम्ब है ना, इसको हम लिम्ब बोलते हैं। इसमें हमारे पास दो लिम्ब है, इसमें हमारे पास तीन लिम्ब है, पहला लिम्ब है, दूसरा लिम्ब है, तीसरा लिम्ब है ना। तो इसमें हमारे पास दो लिम्ब है, एक दो योक है, इसको हम योक बोलते हैं ना। तो इस प्रकार की चीजें ये, इसको हम योक बोलते हैं। तो अगर आप प्रॉपर देखोगे ना, तो हमारे कोर और सेल में हम प्रॉपर बात कर सकते हैं। इसमें हमारे पास दो लिम्ब है, ये देखिए, दो योक हैं, और विंडो एक है, खिड़की एक के पास एक है। लेकिन इसमें देखा जाए तो तीन लिम्ब है, एक दो तीन, तीन लिम्ब है, दो योक है, एक और दो, ये दो योक है, और विंडो दो है, पहला नंबर का विंडो ये है और दूसरा नंबर का विंडो ये है। तो आपके पास यहाँ पे दो विंडो है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो हमारे पास यहाँ पे कोर टाइप कोर में दो लिम्ब थे और दोनों में ही वाइंडिंग प्लेस्ड है, देखो ना, वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन बोथ ऑफ द लिम्ब्स। लेकिन यहाँ पे हमारी जो वाइंडिंग है वो सिर्फ सेंट्रल लिम्ब पे प्लेस्ड है, साइड वाले लिम्ब पे प्लेस्ड नहीं है। यहाँ बोलते हैं वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन ओनली सेंट्रल लिम्ब। अब ये वाला अगर देखोगे ना, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे वाइंडिंग है बाहर बाहर अंदर कोर है, मतलब कोई पत्थर फेंक के मारेगा यहाँ से तो पहले किसको लगेगा, वाइंडिंग को, कोर तो बचेगा, कोर तो अंदर है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं ना कि वाइंडिंग कोर को प्रोटेक्ट कर रही है, राइट। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं वाइंडिंग प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द कोर। लेकिन अगर मैं इस टाइप का देखूं, यहाँ कोई पत्थर फेंक के मारे, एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको याद कराने के लिए, कोई पत्थर फेंक के मारे तो पहले कोर पे लगेगा, वाइंडिंग तो अंदर है ना। तो कहने का मतलब मेरे पास ये है, इस प्रकार के कोर, मतलब जो सेल टाइप का कोर है, इसमें जो कोर है ना वो वाइंडिंग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, कोर प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द वाइंडिंग। अब ध्यान से समझिएगा सभी लोग प्रॉपर तरीके से, हमारे पास जो ये हमने डायग्राम बनाया है ना, ये प्रॉपर तरीके से, इसमें होने क्या वाला वर्किंग में कि यहाँ से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और यहाँ तक जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ से फ्लक्स निकलते हैं, यहाँ पे लीकेज भी बन जाता है, हाँ, तो उसको हम बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। और जो फ्लक्स प्राइमरी में प्रोड्यूस हुआ और सेकेंडरी में पहुंच गया उसको बोलता है यूथफुल फ्लक्स। तो मेरे पास जो फ्लक्स क्रिएट हो उसको दो पार्ट है, यूथफुल फ्लक्स और लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स क्या होता है, जो सिर्फ एक वाइंडिंग से लिंक करे, दोनों से लिंक ना करे, सिर्फ एक से ही लिंक करे, उसको बोलता मैं लीकेज फ्लक्स। और जो दोनों से लिंक करे उसको बोलता मैं यूथफुल फ्लक्स। तो इसमें होगा क्या, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ से कोई फ्लक्स निकला, 100% निकला, ठीक है ना, तो 100% में से लगभग 90% तो पहुंच गया, 10% यहाँ पे लीकेज आ गया। अब दूसरी वाइंडिंग यहाँ, तो लीकेज वाला पहुंच नहीं पाया, तो यहाँ पे आपका जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है कम, क्योंकि लीकेज फ्लक्स आपको देखने को ज्यादा मिल रहा है। लेकिन इसमें देखोगे तो यहाँ से कोई कुछ भी फ्लक्स निकला, मान लो 100% निकला, उसमें से 90% कोर में है और 10% एयर में गया। अरे भाई जो 10% एयर में गया तो अगेन नीचे ही वाइंडिंग है ना, उससे लिंक कर जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा कोर टाइप कोर में लीकेज फ्लक्स ज्यादा होने वाला है,
इसमें लीकेज फ्लक्स हमारे पास कम होगा। जब इसमें लीकेज फ्लक्स कम है तो इसमें हम ज्यादा पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। यस और नो? यस, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, लीकेज फ्लक्स कम है, तो इसमें हमारी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी क्या होगी, सेल टाइप कोर की ज्यादा होगी। इसकी क्या हो जाएगी, आपके पास कम हो जाएगी। तो ये मैंने मेंशन किया है, लीकेज फ्लक्स ज्यादा है, लीकेज फ्लक्स कम है, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी लेस है, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ज्यादा है। देख सकते हो कि यहाँ पे फ्लक्स जो भी प्रोवाइड निकला है वो डायरेक्टली ऐसे फ्लो कर पा रहा है, मतलब फ्लक्स यहीं पे डिवाइड नहीं हो रहा। जहां पे करंट डिवाइड नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। तो ये हमारा सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है। लेकिन यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा ना, फाइव, वो 5/2 इधर जाएगा, 5/2 इधर जाएगा। फ्लक्स जहां पे भी डिवाइड हो जाता है उसको मैं बोलता हूँ पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है ना? बोथ द लिम्ब हैव सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, दोनों लिम्ब है इनका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, बट इसमें कम है और बीच वाले का ज्यादा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कॉपर रिक्वायरमेंट विल बी मोर। देखो, आपके कोर टाइप कोर में लीकेज फ्लक्स ज्यादा था, जब लीकेज फ्लक्स ज्यादा तो आपको पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी क्या हो गई, कम। और जब पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी कम हो गई तो अब ये समझिए कि अगर मान लो आपको 100 वॉट पावर को ट्रांसमिट करना है, उसकी कैपेबिलिटी कम है, तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पड़ जाएंगे ना। कॉपर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, लेकिन इसमें क्या है कि आपका कोर भी तो सपोर्ट कर रहा है ना? तो आप यहाँ पे लेस नंबर ऑफ टर्न से अपना काम कर सकते हो, कि इसकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ज्यादा है, तो आप यहाँ पे लेस नंबर ऑफ टर्न प्रोवाइड करके भी अपना काम कर सकते हो। इसमें आपको लेस इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आप ध्यान से देखो इसमें क्या हो रहा है कि आप पास पहला देखो, हम जो इंसुलेशन लगाते हैं उसका पर्पस क्या है कि भाई वाइंडिंग के बीच में शॉर्ट सर्किट क्रिएट ना हो। एक वाइंडिंग यहाँ पे, एक वाइंडिंग यहाँ पे, तो भाई बड़े आराम से हम यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना? बहुत कम इंसुलेशन में हमारा काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों वाइंडिंग कितना पास पास में, कुछ भी गलती हुई तो हमारा यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट क्रिएट हो सकता है। तो हमको इस केस में ज्यादा इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कोर टाइप में और सेल टाइप में ज्यादा इंसुलेशन रिक्वायरमेंट कहां पे होगी, आपके सेल टाइप कोर में होगी, है ना? अब बात करते हैं कि ज्यादा इकोनॉमिकल कौन सा है। इतना मुझे समझ में आया कि कोर टाइप में पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी कम, मतलब उसको मैं लेस करेंटली यूज करूंगा, और इसमें लेस इंसुलेशन पे काम चल जाए तो मैं इसको हाई वोल्टेज के लिए यूज कर सकता हूं। तो इसको मैं हाई वोल्टेज, लेस करंट और स्मॉल केवी के लिए यूज करूंगा, क्योंकि पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी कम है। इसकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ज्यादा है, तो इसको मैं लार्ज केवी के लिए यूज करूंगा। इसमें मुझे ज्यादा इंसुलेशन लग रहा है, राइट और रॉन्ग? क्योंकि एक ही लिम्ब में दोनों वाइंडिंग है तो ज्यादा ही इंसुलेशन लग रहा है, तो मैं इसको लेस वोल्टेज के लिए यूज करूंगा और मोर करंट के लिए यूज करूंगा। तो ये मैंने आपको कोर टाइप और सेल टाइप के बीच में डिफरेंस बताया, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। बात करते हैं वाइंडिंग के कंस्ट्रक्शन की। तो वाइंडिंग का पर्पस क्या है, करंट को फ्लो कराना, मतलब इसे कंडक्टर है ना? दो प्रकार के हम लोग वाइंडिंग यूज कर सकते हैं। एक है एल्यूमिनियम जो कि सस्ता आता है, कॉपर जो थोड़ा महंगा आता है। कॉपर का हम लोग यूज करेंगे पावर ट्रांसफार्मर पे, जो बहुत हैवी ट्रांसफार्मर होते हैं उसके लिए हम लोग कॉपर का यूज कर लेंगे। जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को बोलते हैं, उसमें हम लोग एल्यूमिनियम का भी यूज कर सकते हैं, कॉपर का भी एल्यूमिनियम का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन पावर ट्रांसफर जो हैवी ट्रांसफॉर्म होते हैं, हैवी रेटिंग के जो ट्रांसफॉर्मर होंगे, उसमें हमको कॉपर का ही यूज करना पड़ेगा। जैसे एक कंडक्टर है मेरे पास, तो कंडक्टर में हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, एक एडी करंट फ्लो सकती है ना? सॉलिड कंडक्टर के पास यहाँ पे एक एडी करंट फ्लो सकती है, तो उसको भी कम करने के लिए हमने इसको भी क्या कर दिया, लेमिनेशन प्रोवाइड कर दिया। इसे हम लेमिनेशन नहीं बोलते, इसको हम स्ट्रैंडेड कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है ना? तो हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारी वाइंडिंग है ना, उसमें भी क्या कर दिया हमने, स्ट्रैंडेड कंडक्टर प्रोवाइड कर दिए हैं, जिससे दो इफेक्ट देखने को मिलते हैं मुझे। पहला तो क्या कि मेरी एडी करंट कम हो गई, है ना? क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन मैंने कम कर दिया, है ना, लेमिनेशन बीच में रखा हुआ। और दूसरा कि मेरा स्किन इफेक्ट भी यहाँ पे कम हो जाएगा, जो कि आप लोग पावर सिस्टम में पढ़ते हो, तो वो चीज भी आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं कि हम लोग जो वाइंडिंग है ना, उस कोर को कैसे लगाएंगे। जैसे अभी आप लोग को लगता है कि हमारी जो कोर में ऐसे वाइंडिंग हम लगाते हैं ना, कि हमारे ये कोर टाइप कोर है, ये हमारे यहाँ पे हाई वोल्टेज वाइंडिंग लगा दी, यहाँ पे मैं लो वोल्टेज वाइंडिंग लगा दी। तो ऐसा नहीं होता है ना? हम लोग कोर टाइप कोर में इंटरलीव्ड वाइंडिंग प्रोसीजर का फॉलो करते हैं। और ये वाइंडिंग प्रोसीजर क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस इंटरलीव्ड वाइंडिंग प्रोसीजर, हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं कि भाई एक लिंब में हाई वोल्टेज लगा दिया, दूसरे में लो वोल्टेज, ऐसा नहीं करते हैं। दिस इज नॉट द करेक्ट वे। तो करेक्ट वे क्या है कि भाई हमारे पास दो लिंब थे, तो ये पहला लिंब है, ये दूसरा लिंब है, तो हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज को भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, लो वोल्टेज को भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, हाई वोल्टेज का आधा इधर लगाया
और दूसरा आधा पर्सन यहाँ लगा दिया। लो वोल्टेज का आधा इधर पे लगाया और लो वोल्टेज का आधा मैंने इधर पे लगाया। मतलब ये पहला लिंब है जिसमें मेरे पास हाई वोल्टेज का आधा है और लो वोल्टेज का आधा है। दूसरा लिंब है यहाँ पे, उसपे मेरे पास लो वोल्टेज का आधा है और हाई वोल्टेज का आधा है। इस प्रकार की वाइंडिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरलिंक्ड वाइंडिंग प्रोसेस, जो कि आपके कोर टाइप कोर में लगा जाती है। तो अभी तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो इसको मैं प्रॉपर तरीके से डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको यहाँ पे वाइंडिंग को प्लेस करोगे। तो ये देखिए आप प्रॉपर समझिएगा, ये आपके पास कोर है, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, आप इसको ऐसे समझिएगा। हाँ, ये आपके पास कोर है, ठीक है। ये आपके पास लिंब 1 है, ठीक है। ये आपके पास लिंब 2 है, ठीक है। लिंब 1 पे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इंसुलेशन लगा दूं। ये आपके पास क्या इंसुलेशन, ठीक है ना। ये मैंने इंसुलेशन भाई, क्योंकि हम जो भी वाइंडिंग लगाएंगे ना, तो डायरेक्ट हमारा कोर के कांटेक्ट में ना आ जाए, तो हमने यहाँ पहले इंसुलेशन लगाया। इंसुलेशन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, जो लो वोल्टेज वाइंडिंग थी ना, उसका आधा पोर्शन मैंने यहाँ पे लगा दिया लो वोल्टेज वाइंडिंग। और ये हम यहाँ से मतलब कंडक्टर गया, यहाँ से बाहर आ गया, तो यहाँ से ये जो हो गया मेरे पास, ये हो गई लो वोल्टेज वाइंडिंग, ये वाला और ये हो गया पास लो वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है। उसका आधा पोर्शन। और इसके बाद मैं यहाँ पे लगा दूंगा फिर से इंसुलेशन, क्योंकि दोनों में जब शॉर्ट सर्किट क्रिएट ना हो, तो यहाँ पे मैं इंसुलेशन लगा दूंगा। फिर लगा दूंगा यहाँ पे हाई वोल्टेज का वाइंडिंग, तो ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो ये मेरे पास लिंब 1 का काम हो गया। फिर मैं लिंब 2 पे आऊंगा, लिंब 2 पे अगेन मैं वही काम करूंगा। सबसे पहले लगाऊंगा मैं यहाँ पे क्या, इंसुलेशन। फिर मैं लगाऊंगा यहाँ पे लो वोल्टेज वाइंडिंग, फिर लगाऊंगा मैं इंसुलेशन, और उसके बाद मैं फिर से लगाऊंगा अपना हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो इस प्रकार हम वाइंडिंग प्रोसीजर को यहाँ पे फॉलो करते हैं। अब इसमें भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि सर जो आपने यहाँ पे डायग्राम बनाया, इसमें आपने यहाँ पे लिंब 1 के पास में, आप ध्यान से देखो, लिंब 1 के पास में आपने लो वोल्टेज वाइंडिंग लगाया है। यहाँ पे आपका लिंब 2 है, लिंब 2 के पास में आपने यहाँ पे भी क्या लगाया, लो वोल्टेज वाइंडिंग लगाया है। तो एक कोइंसिडेंस है या कोई प्रॉपर रूल बन गया यहाँ पे कि आपको लो वोल्टेज वाइंडिंग यहाँ पे पास में लगाना है। तो याद रखिएगा, ये एक रूल है कि हम लिंब के पास में जो हमारा वाइंडिंग होगा वो लो वोल्टेज वाइंडिंग होगा, क्योंकि उससे हमको इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट कम पड़ती है। कैसे, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आपका लो वोल्टेज वाइंडिंग कितना 2.5 किलो वोल्ट और हाई वोल्टेज वाइंडिंग 25 किलो वोल्ट। प्रॉपर समझिएगा, अगर आप 25 किलो वोल्ट को पास में लगा दोगे, तो जो इंसुलेशन यहाँ पे होगा वो इतना तो लगाना पड़ेगा कि भाई वो 25 किलो वोल्ट को हैंडल कर सके। लेकिन अगर आपने 2.5 लगाया, ये 2.5 किलो वोल्ट का इंसुलेशन सस्ता मिल जाएगा। लेकिन अगर 25 को यहाँ पे लगा दोगे, तो यहाँ पे इंसुलेशन आपको ज्यादा लगेगा। अब बात करो सर इंसुलेशन यहाँ पे कितना लगेगा, तो भाई यहाँ पे 25, यहाँ पे 2.5 है, तो अबाउट 22.5 किलो वोल्ट का आप यहाँ पे लगा दो तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके इंसुलेशन की कॉस्ट यहाँ पे हो जाएगी कम, अगर आप लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के पास में रखोगे तो। दूसरा एक और रीजन है, देखो हम लोग क्या करते हैं, टैपिंग प्रोवाइड करते हैं। तो टैपिंग जो प्रोवाइड करता है हमेशा वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग पर प्रोवाइड करता है। तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग पर आपको टैपिंग प्रोवाइड करना है, तो भाई अगर वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग मैं यहाँ पे रख दूंगा ना कोर के पास में, तो मैं उसमें टैपिंग कैसे लगा पाऊंगा, उसका एक्सेस मेरे पास होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत अंदर फंसा हुआ है वो तो अगर मुझे इस पे एक्सेस चाहिए ना, तो उसको बाहर होना चाहिए, मतलब ऐसे, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग को बाहर साइड रखना होगा, जिससे मैं उसको प्रॉपर एक्सेस कर पाऊं और टैपिंग प्रोवाइड कर सकूं। तो ये एक रीजन है कि हम लोग लो वोल्टेज वाइंडिंग को पास में क्यों रखते हैं। यहाँ पे लिखा है मैंने, एडवांटेज ऑफ कीपिंग लो वोल्टेज नियर टू द कोर। तो वो प्रॉपर मैंने बताया हुआ, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिक्वायर्ड विल बी लेस, लीकेज फ्लक्स विल बी लेस, साइज वेट एंड कॉस्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर विल बी रिड्यूसेस, ठीक है। अब बात आती है कि हम लोग अगर लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, तो उनकी करंट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए। तो अगर हम ट्रांसफॉर्मर एक्शन की बात करें, तो उसमें जो करंट की डायरेक्शन वो आपकी अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है ना। ये आपके करंट के साथ यहाँ पे क्या चाहिए, प्रॉपर अपोजिट होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है, करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट है, तो हमारे पास जैसे ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है, ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, तो यहाँ पे एक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। और फील्ड जैसे आपके पास यहाँ पे हो गया फाई एल बी, यहाँ पे हो गया फाई एच बी। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्चुअली आप देखोगे ना, तो यहाँ पे फाई एल बी ऊपर जा रहा है, ये भी आपको ऊपर जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे दोनों फ्लक्स आपस में ऐड हो गए। आप इसको ऐसे समझिए, एग्जांपल से बताता हूं मैं, प्रॉपर समझिएगा। जैसे मान लीजिए सभी लोग प्रॉपर तरीके से कि इसने अपना फ्लक्स क्रिएट किया 10 मिलीवेबर, ठीक है ना। इसने अपना फ्लक्स क्रिएट किया 20 मिलीवेबर, ठीक है।
एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, तो यहाँ पे जो फ्लक्स आ जाएगा कितना हो जाएगा 30 मिली, जो दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। तो अगर आप ध्यान देखो यहाँ पे कितना है 10, यहाँ कितना है 20 और बीच में हो गया 30, तो बीच में स्ट्रॉन्ग है तो वो उनको साइड में फेंकने की कोशिश करेगा, मतलब इसको इधर पुश करने की कोशिश करेगा, इसमें इधर पुश करने की कोशिश करेगा। तो हमारे वाइंडिंग पे एक फोर्स भी लग सकता है, लेकिन ये जो फोर्स है अगर हम बात करें कि बैलेंस कंडीशन में इसका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन जब ट्रांसफॉर्मर हमारे पास लॉसेस आएंगे, सॉरी हम बोलेंगे अनबैलेंस कंडीशन हमारा ट्रांसफॉर्मर होगा, उस केस में ये हमको जो वाइंडिंग पे जो फोर्स लग रहे हैं वो भी हमको देखने को मिलेगा। बट अगर हम बैलेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं तो ये फ्लक्स जो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है वो आपका नहीं लगेगा, है ना। जो फोर्स लगता है वो रिपल्सिव होगा ना, क्योंकि एक दूसरे को फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, रिपल्सिव फोर्स है, जो कि आपका कब लगेगा, अनबैलेंस कंडीशन। देखा मैंने, नो इफेक्ट ऑन बैलेंसिंग सिस्टम, अगर सिस्टम आपका बैलेंस है तो आपके पास ये फोर्स नहीं लगने वाला, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं कि सेल टाइप कोर में हम कैसे वाइंडिंग प्रोसीजर फॉलो करेंगे, तो आप वो देख लीजिए। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, आप प्रॉपर ध्यान से समझिएगा। ये मैंने किया है अपने पास क्या, लिम्ब 1 है मेरे पास, ये ठीक है, लिम्ब 1, जहां पे मेरे पास कोई भी वाइंडिंग नहीं होती है। ये मेरे पास लिम्ब 2 है, अगर आप डायग्राम में देखना चाहो तो ये मेरे पास सेंट्रल लिम्ब, जिसमें हम लोग वाइंडिंग प्लेस करते हैं ना, उसका थिकनेस हम लोग ज्यादा रखते हैं, तो हमारा सेंट्रल लिम्ब होगा। हम लोग क्या करते हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग दोनों को कैसे करेंगे, हाफ हाफ सेक्शन में, मतलब कुछ नंबर ऑफ सर्टेन सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे। जैसे मैंने क्या किया, लो वोल्टेज वाइंडिंग को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, और उनको मैंने सैंडविच के फॉर्म में कनेक्ट कर दिया। उसको बोलते हैं सैंडविच वाइंडिंग प्रोसीजर। ऐसा बोला भी जाता है कि हम लोग यहाँ पे कौन सी वाइंडिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, यहाँ पे सेल टाइप में सैंडविच वाइंडिंग प्रोसीजर। मतलब हाई वोल्टेज वाइंडिंग को भी कुछ सेक्टर में डिवाइड करेंगे, लो वोल्टेज वाइंडिंग को भी कुछ सेक्टर में डिवाइड करेंगे, और दो हाई वोल्टेज के बीच में एक लो वोल्टेज को सैंडविच बना देंगे, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं सैंडविच वाइंडिंग प्रोसीजर। देखो ना, दो हाई वोल्टेज के बीच में लो वोल्टेज को हमने सैंडविच बना दिया और बीच में हमने इंसुलेशन लगा दिया। इस प्रकार की वाइंडिंग प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं आपका क्या, सैंडविच वाइंडिंग प्रोसीजर, जो कि आपका किस में यूज होगा, सेल टाइप के कोर में होगा। लेकिन इस वाइंडिंग प्रोसीजर मैंने आपको सामने बनाया है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपको सामने क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इस डायग्राम को प्रॉपर देखोगे ना, तो आपके पास ये लिम्ब है ना, लिम्ब के सबसे ऊपर वाले हिस्से में देखो तो यहाँ पे हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, यहाँ पे लो वोल्टेज वाइंडिंग है। तो क्या ये सिमेट्रिकल है क्या, नहीं, तो इसको होता है असिमेट्रिकल वाइंडिंग प्रोसीजर। तो मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ और काम नहीं करूंगा, इस लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज, यहाँ पे जो लो वोल्टेज है ना, इसको मैं अगेन 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, उसका एक सेक्शन ऊपर रख दूंगा, एक सेक्शन नीचे रख दूंगा, तो बन जाएगा मेरे पास बैलेंस। जो लो वोल्टेज वाइंडिंग थी ना 3 का, उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके बाय 2, ऊपर एक पार्ट रख दिया और नीचे एक पार्ट रख दिया, अब ये बन गया मेरे पास बैलेंस्ड। तो इसको बोलता मैं सिमेट्रिकल वाइंडिंग प्रोसीजर। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी आप लोग हमेशा समझिएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग बिल्कुल 5 मिनट्स में आपको ये बता देते हैं कि जो भी मैंने आपको बताई वो था आपके ट्रांसफॉर्मर के एक्टिव पार्ट का कंस्ट्रक्शन। अब मैं बताता हूं कि ट्रांसफॉर्मर जो हमारे इनएक्टिव पार्ट्स होते हैं उनका क्या काम है। तो आप ये देखो कि इस ट्रांसफॉर्मर में ये जो हमारा मेन ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कोर, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हमारी है हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ये हमारी है लो वोल्टेज वाइंडिंग, इनको भी हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी लोग पढ़ चुके हैं। अब ट्रांसफॉर्मर हमारा गर्म होता है ना, क्योंकि कॉपर लॉसेस होते हैं, तो इसको ठंडा करने के लिए हम एक टैंक के अंदर रखा है, ये हमारा एक मेन टैंक है, ये हमारा क्या है, मेन टैंक, दिस इज अवर मेन टैंक। तो हमने अपने ट्रांसफॉर्मर को एक मेन टैंक के अंदर रखा, इसका हमारा ट्रांसफॉर्मर, उसमें एक ऑयल फिल कर देंगे। ऑयल फिल करने से क्या होगा कि हमारा वो ठंडा रहेगा, कूलिंग रहेगी, ठीक है ना। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, मेन टैंक, है ना, ट्रांसफॉर्मर टैंक भी बोलते हैं। अब होता है कि जब हमने मेन टैंक लगाया हुआ है तो कभी ट्रांसफॉर्मर हमारा गर्म होगा तो ट्रांसफॉर्मर की हीट को एब्जॉर्व करेगा, हमारा जो ऑयल इसके बाहर है ना। जब ऑयल एब्जॉर्व करेगा तो ऑयल जब हीट को एब्जॉर्व करता है उसमें एक्सपांसन होगा, तो ट्रांस हमारा ऑयल फैलेगा। जो ऑयल फैलेगा तो क्या होगा, हमारा टैंक अगर पूरा प्रॉपर बॉक्स के अंदर पैक है तो फट सकता है। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा होल क्रिएट करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो ऑयल है, जो एक्सपांसन होगा, फैलेगा, तो जो फैले हुआ ऑयल ऊपर चला जाएगा और एक टैंक में जाके सेव हो जाएगा, ऊपर स्टोर हो जाएगा।
तो एक्चुअली हमने जो टैंक लगाया है ना उसको बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। और इस टैंक का काम क्या है कि भाई अगर मैं ये टैंक नहीं लगाता ना तो हमारा मेन टैंक मेरा खतरे में था। ठीक है, तो हमारा जो कंजर्वेटेड टैंक है उसका काम क्या है, पर्पस क्या है, वो मेरे मेन टैंक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ओके। अब आप ध्यान समझिएगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैं पैक कर दूं इसको, है ना, अगर मैं यहाँ पे पैक करूं तो यहाँ से जब ऑयल का एक्सपांसन होगा तो ऑयल मेरा ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होगा। ये सुनो, मतलब आइडियली आप इसको समझिए कि यहाँ पे एयर जो है, पहले तो एयर है यहाँ पे, जब ऑयल जाएगी तो एयर कहाँ जाएगी, एयर को बाहर फेंकना पड़ेगा, तो आप एयर को यहाँ पे बाहर रिलीज करेंगे, है ना। तो एक तरह से क्या करने वाला है, ब्रीथ का काम करने वाला है। कैसे, जब आप ट्रांसफॉर्मर बहुत हैवी लोड कनेक्ट कर दोगे तो गर्म होगा, जब गर्म होगा ऑयल को, मतलब इसकी हीट ऑयल एब्जॉर्ब करेगा, जब ऑयल एब्जॉर्ब करेगा तो ऑयल में एक्सपांसन आएगा, जब ऑयल में एक्सपांसन आएगा तो ऑयल आपका मेन टैंक से कंजर्वेटर टैंक में जाएगा, जब कंजर्वेटर टैंक में जाएगा इसकी एयर बाहर जाएगी, मतलब ये अपनी हवा को बाहर छोड़ रहा है। ठीक है, लेकिन मान लो रात का टाइम हो गया, तो रात के टाइम पे आपका ट्रांसफॉर्मर ठंडा होगा, है ना, क्योंकि ज्यादा कॉपर लॉसेस नहीं होंगे, तो अब ऑयल आपका ठंडा होगा, जब ऑयल ठंडा होगा तो कंप्रेस होता है, तो आपका ऑयल अंदर आएगा, तो अंदर तभी आ सकता है जब यहाँ पे अंदर एयर आए। तो क्या होगा, जब ऑयल आपका नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ से क्या करेगा, एयर को अंदर इन्वर्ट करेगा, मतलब एक तरीके से ये एयर को अंदर ले रहा है। ठीक है ना, और यहाँ से एयर को बाहर लीव करेगा जब ये आपका यहाँ पे कॉपर लॉसेस बढ़ेंगे, मतलब लोड आप इंक्रीज करोगे। एक्चुअली अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो पोर्शन आपका मैंने बना के रखा ना, ये वाला पोर्शन, ये क्या कर रहा है, ब्रीथ की तरह काम कर रहा है, सांस ले रहा है सांस छोड़ रहा है, उसको बोलते हैं ब्रीदर। ठीक है, अब ब्रीदर के यहाँ पे क्या लगाया है, यहाँ पे एक छोटा सा सिलिका जेल लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि जैसे बाहर मान लो बारिश हो रही है ना, अगर मान लो बारिश हो रही है और अगर ये एयर को अंदर ले जा रहा है तो हमारा जो मॉइस्चर है ना वो भी अंदर चला जाएगा और ऑयल की क्वालिटी को डिग्रेड करेगा। ठीक है ना, तो ऑयल की क्वालिटी अगर मुझे ठीक ठाक रखनी है तो मुझे यहाँ पे सिलिका जेल लगाना होगा, जो कि क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और मॉइस्चर फ्री एयर अलाउ करेगा कंजर्वेटर टैंक के अंदर। ठीक है, फिर आपके सिलिका जेल हो गया आपके पास। फिर आता है एक्सप्लोजन वेंट। एक्सप्लोजन वेंट कहां पे आपके पास, ये पांचवा पोर्शन है। कभी कभी क्या होता है, देखो ट्रांसफॉर्मर में कॉपर इंक्रीज होगा तो आपका प्रॉपर वर्किंग, मतलब जब लोड इंक्रीज होगा तो प्रॉपर वर्किंग, मैंने आपको बताई कैसे काम होने वाला है। कभी कभी क्या होता है कि फॉल्ट आ गया और ट्रांसफॉर्मर में ऐसा फॉल्ट आया कि बहुत सी सडनली कॉपर लॉस इंक्रीज हो गया, तो ये जो प्रॉपर वर्किंग और प्रॉपर वर्किंग नहीं हो पाती। ठीक है ना, उस केस में क्या होता है कि भाई ट्रांसफॉर्मर का जो ये प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इस प्रेशर को कम करने के लिए मैंने यहाँ पे ये लगाया हो कि भाई ऑयल बाहर हम फेंक ही देते। हाँ, आपने देखा जहाँ पे ट्रांसफॉर्मर लगा होता है कभी कभी नीचे ऑयल गिरा भी रहता है, उसका मतलब क्या है कि अगर मान लो ट्रांसफॉर्मर कभी खतरे में है तो ये प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा, डायरेक्टली ऑयल को बाहर फेंक देगा, है ना, जिससे आपका इसका अंदर का प्रेशर ना बढ़े। ठीक है ना, आप इसको समझिए कि हमारा जो बॉडी भी है ना उसमें क्या होता है, एक तो प्रॉपर वर्किंग होती है, तो हमने प्रॉपर खाना खाया, प्रॉपर डाइजेस्ट हुआ, प्रॉपर बाहर गया। कभी कभी क्या होता है कि अगर इमरजेंसी कंडीशन आई तो बाहर हम उसको निकाल भी देते हैं, तो वैसे ही चीज यहाँ पे भी हो रही है, इमरजेंसी केस में डायरेक्टली बाहर भी निकाल देंगे उसको, तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन वेंट। फिर एक होता है आपके पास बुशिंग। बुशिंग मतलब क्या होता है, मान लो हमारे पास इसके अंदर 4 टर्मिनल्स है ना, इनको मुझे टांग के बाहर ले जाना है, तो एक्चुअली जाऊंगा टच करा के मैं, पूरे इसमें करंट फैल नहीं जाएगा, तो मुझे यहाँ पे कुछ इंसुलेटर टाइप का कुछ केबल लगाना पड़ेगा, उसी में बोलता हूँ बुशिंग। ठीक है, फिर एक होता है आपके पास रेडिएटर टैंक, जो आपने देखा ना इस टाइप का जो पोर्शन है, इसको बोलता हूँ रेडिएटर टैंक। इसका काम क्या है, आप ध्यान ध्यान समझिएगा, मेरे इस ट्रांसफॉर्मर में जो हीट का जनरेशन हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आप समझ पाओगे कि मेरे पास हीट तो पूरे वॉल्यूम में हो रहा है, पूरे जगह मेरे पास हीट डेवलप हो रही है। जो हीट का जनरेशन है ना वो वॉल्यूम में हो रहा है, क्या सुनो, पूरे वॉल्यूम में मेरे पास हीट का जनरेशन हो रहा है, लेकिन जो हीट का डिसिपेशन है वो सिर्फ कहां पे हो रहा है, सरफेस पे, है ना। आप देखो ना, जो हीट है, जो ऑयल कोर से हीट को एब्जॉर्ब करके, है ना, बाहर फेंकेगा। ठीक है, तो हीट का जनरेशन तो कहां पे होगा, पूरे वॉल्यूम पे हुआ, लेकिन जो हीट का डिसिपेशन वो सिर्फ सरफेस सरफेस से होगा, है ना, बाहर के जो इन्वायरमेंट से होगा। तो कहने का मतलब मेरे पास ये है कि भाई हमको ऐसा देखने में लग रहा है कि जनरेशन ज्यादा हो रहा है हीट का, लेकिन उसका डिसिपेशन कम हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिसिपेशन को बढ़ाने के लिए हमको सरफेस एरिया को बढ़ाना होगा। तो मैंने बस वही किया कि आप सरफेस एरिया बढ़ा दिया, तो ऑयल मेरा यहाँ से होके जाएगा तो उसको बहुत लंबा एक सरफेस एक्सपोजर मिल जाएगा, है ना, तो मेरे पास जो ऑयल है जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो मेरा जो ट्रांसफॉर्मर प्रॉपर वर्क करेगा। ये हो गया मेरे पास रेडिएटर टैंक का वर्किंग।
ट्रांसफॉर्मर ऑयल आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मर की कूलिंग के लिए है और इंसुलेशन के लिए भी, दोनों काम करेगा। और ये आपका एक्टिव पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, कोर वाइंडिंग तो आपने देख ही लिया। और कूलिंग सिस्टम क्या है कि भाई कभी कभी मुझे अगर इसको ज्यादा रेटिंग के लिए ऑपरेट करना है तो बाहर से मुझे कुछ फैन भी लगाने पड़ते हैं, तो ये मेरे पास कूलिंग सिस्टम हो गया। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन वो अलग सेशन में बात करेंगे, वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। ये प्रॉपर वर्किंग है। मेन टैंक का क्या है, काम है, होल्ड द ट्रांसफॉर्मर, कैरी द ट्रांसफॉर्मर ऑयल। कंजर्व टैंक का काम क्या है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द मेन टैंक, होल्ड द ब्रीदर। ब्रीदर का काम क्या है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द कंजर्वेटर टैंक, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। लोड बढ़ा, हीट बढ़ेगी तो ऑयल में एक्सपांसन आएगा, उससे ब्रीथ आउट होगा। लेकिन अगर लोड कम हो गया, जैसे रात में होता है, तो हीट का डेवलपमेंट, हीट का जनरेशन कम होगा, ऑयल आपका कंप्रेस होगा, और ऑयल कंप्रेस होते तो हमारा जो ब्रीदर क्या करेगा, ब्रीथ इन करेगा, मतलब एयर को अंदर की तरफ लेगा। सिलिका जेल का काम क्या है, मॉइस्चर फ्री एयर को अंदर प्रोवाइड करेगा, है ना, मतलब कंजर्वेटर टैंक में लेके जाएगा। केमिकल जो हम नेम है सिलिका जेल का, उसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। इसका जो नेचुरल कलर होता है वो था आपका स्काई ब्लू, लेकिन कभी कभी जब वो सेचुरेट हो गया ना, बहुत टाइम से लगा हुआ सेचुरेट हो गया, उसका कलर होता है पेल पिंक, है ना। तो हमें क्या करना है, इसको यूज कर, मतलब इसको नया लगाना पड़ेगा या फिर हमको उसको सुखाना पड़ेगा, उसके अंदर का जो मॉइस्चर पूरा हटाना पड़ेगा। तो ये चीज हो गई। एक्सप्लोजन वेंट को मैंने बताया कि कंजर्वेटर टैंक आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है मेन टैंक को इन केस ऑफ लोड इंक्रीज एंड लोड डिक्रीज, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक्सप्लोजन वेंट हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा मेन टैंक को इन केस ऑफ इमरजेंसी, व्हेन फॉल्ट कर, जब फॉल्ट ज्यादा हो, फॉल्ट हमारे पास आएगा तो उस केस में पास एक्सप्लोजन वेंट वहां पे प्रोटेक्शन की तरह काम करेगा। रेडिएटर टैंक हमने क्यों लगाया है, हीट का जनरेशन होगा वॉल्यूम में, बहुत जगह हीट जनरेट हो रही है, लेकिन डिसिपेट बहुत कम जगह पे हो रही है, सरफेस पे हो रही है, तो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए हमने रेडिएटर टैंक का यूज किया हुआ, जिससे हम लोग हीट को वहां पे डिसिपेट कर पाए। ट्रांसफॉर्मर ऑयल का काम क्या है, कूलिंग और साथ ही साथ आपका इंसुलेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। ऑयल, ट्रांसफॉर्मर ऑयल कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आपका पतला होना चाहिए, विस्कोसिटी लेस लो, मतलब कि 2 मिनट के अंदर कोर से टच कर गया, फिर आपके पास कहां पे आ गया, मेन टैंक के पास आ गया, सरफेस के पास आ गया, मतलब जल्दी जल्दी वो क्या कर रहा है, कूलिंग कर पा रहा है। फ्लैश एंड फायर पॉइंट भी हाई, मतलब ऐसा नहीं कि गर्म होने पे आग लग जाए। ब्रेक डाउन वोल्टेज शुड बी हाई, ऐसा नहीं कि जो इंसुलेटर है वो कंडक्टर बन जाए, कन्वर्ट हो जाए, ऐसा ना हो, मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज बहुत ज्यादा हो, वाटर कंटेंट बहुत कम हो, 50 ppm से कम होना चाहिए, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये चीजें हो गई भाई, मैंने आपको पूरा ट्रांसफॉर्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया। जितना भी मैंने आपको बताया ना, एक बार आप अच्छे से देख लो, है ना, एक बार ही आपको मेहनत करनी है, अच्छे से समझ लो, अच्छे से नोट्स बना लो। इतना पढ़ने के बाद आपको कुछ और नहीं पढ़ना, कंस्ट्रक्शन से कोई भी एग्जाम दीजिए, कोई भी क्वेश्चन आता है, इतने में से क्वेश्चन से आ जाएगा, इसके लिए आपको अलग से मेहनत नहीं करनी, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, ये वीडियो मैं अपलोड जहां पे भी करूंगा उसके कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि अब नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाह रहे हैं, तो हम लोग उसी टॉपिक पे वर्क करेंगे। थैंक यू गाइस, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।